भागलपुर में देर रात मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर समेत अस्थायी समिति के सदस्यों के द्वारा वार्ड नंबर 27 स्थित मुसहरी घाट के पास बनाए गए कूड़ा डंपिंग स्टेशन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मेयर ने देखा कि डंपिंग स्टेशन में ताला लगा हुआ था। वहीं ट्रैक्टर के द्वारा गंगा के किनारे और मूर्ति विसर्जन के लिए बनाए गए वैकल्पिक तालाब में ही कूड़ा डंप किया जा रहा था, जिस पर मेयर ने गहरी नाराजगी जाहिर की और कूड़ा गिरा रहे ट्रैक्टर चालक को जमकर फटकार लगाई और उससे पूछा कि यहां पर कूड़ा गिराने का निर्देश किनके द्वारा दिया गया है, जिस पर ड्राइवर कुछ भी नहीं बता पाया। वहीं आसपास के लोग भी इस दौरान पहुंच गए और उन्होंने मेयर से शिकायत की कि यहां पर कूड़ा गिरने के कारण दुर्गंध से उन लोगों का जीना मुहाल हो गया है, लेकिन कई बार शिकायत के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं मेयर ने बताया कि यहां पर डंपिंग स्टेशन बनाया गया है जिसमें कूड़ा गिरना है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो पा रहा है। साथ ही जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल का गंदा पानी भी गंगा में बहाया जा रहा है, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों के द्वारा मेयर को की गई। इन मसलों पर उन्होंने कहा कि अस्पताल और नगर आयुक्त से मिलकर समस्या का निदान किया जाएगा, जबकि गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए नमामि गंगे योजना के तहत काम किया जा रहा है। वहीं नगर निगम के द्वारा गंगा के किनारे कूड़ा गिराया जाना कहीं से भी सही नहीं हो रहा है। खाना का बच्चे बाल बच्चा दुखी बेरामी हो जाए और कैसे हो। मेयर आई थी, क्या कहें? तो कहलिए जे कहे चले दीप तपली कहलिए, अब सुनते तब ना। कितना? हाँ, हमने देखा, यहाँ पे निरीक्षण किया। एक रूम तो बना हुआ है, ये ट्रांसफर स्टेशन भी है यहाँ पे, पर अभी तक ये कार्यरत नहीं है। और हमने देखा कि एक ट्रक कभी आया कूड़ा लेकर के यहीं पे डंप कर दिया है खुले में, तो ये गलत है। कूड़ा को यहाँ पे जो ट्रांसफ़र स्टेशन है उसके अंदर रखना चाहिए और उसमें कॉम्पैक्टर रहना चाहिए जो उसको तुरंत कॉम्पैक्ट करके, और इस तरह से बाहर नहीं फैलना चाहिए। इससे बहुत दुर्गंध भी आती है और बीमारी का ये घर है। और गंगा, नमामि गंगा के तहत ये तो गंगा को हमारे साफ क्या करेंगे और गंदा ही हो रहा है। और हॉस्पिटल का भी, जैसे हमको यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि हॉस्पिटल का भी जो पानी है गंदा पानी, वो भी डायरेक्ट बगैर ट्रीट किए ही गंगा में प्रवाहित किया जाता है, तो ये भी गलत है। मैं चाहूँगी कि जो भी नमामि गंगे के तहत है योजना उसका साथ दें और उसमें जो हॉस्पिटल का जो गंदा पानी विसर्जित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, उसको ट्रीट करके उसको गंगा में प्रवाहित करें। और जो हमारा जो ट्रांसफ़र स्टेशन है जल्द से जल्द कार्यान्वयन करें इसका, इसमें कॉम्पैक्टर लगाएं, अन्यथा इसको कहीं और शिफ्ट करें जहां जो कि पब्लिक प्लेस से दूर हो। तो मैं देखती हूँ, इस पर मैं बात करूँगी, अपने नगर आयुक्त से बात करूँगी, फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट से भी बात करूँगी कि कैसे ये सही हो सकता है। भागलपुर के मायागंज अस्पताल के सामने स्मार्ट सिटी से बनाए गए नाइट शेल्टर में मरीज के परिजनों की जगह सैंडिस कंपाउंड के स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस कर रही एजेंसी के 100 से अधिक कर्मचारी रह रहे हैं। वहां एजेंसियों के कर्मचारियों का ऐसा कब्जा है कि मरीज व उसके परिजनों ने बाहरी लोगों को देख वहां जाने से परहेज कर लिया है। इसका खुलासा पिछली रात शुक्रवार को भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने निरीक्षण के दौरान किया। शुक्रवार को देर रात तकरीबन 10 बजे के आसपास भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, प्रीति शेखर, नंदकिशोर शांडिल और निकीश कुमार मायागंज अस्पताल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे और कई खामियां वहां उन्होंने पाई। मुख्य रूप से नाइट शेल्टर में मरीजों के परिजनों की जगह सैंडिस कंपाउंड में चल रही स्मार्ट सिटी के तहत कार्यों के एजेंसी के लोग वहां आराम करते दिखे और मरीज के परिजन इधर उधर भटकते दिखे। इसको लेकर महापौर ने इस व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की बात कही है। वहीं अस्पताल में मरीजों के आए परिजनों का कहना है कि प्रचार प्रसार की कमी है, इसलिए लोगों को यह जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसके चलते यहाँ के लोगों को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। क्या देखें? नहीं, ये तो नाइट शेल्टर है ना, तो निरीक्षण भी तो रात ही में होनी चाहिए। तभी हम लोगों ने डिसाइड किया, मैंने, डिप्टी मेयर ने और भी सशक्त अस्थायी समिति की सदस्य हैं प्रीति शेखर जी और मेरे सम्मानित पार्षदगण हैं, सब लोगों ने डिसाइड किया कि नाइट में ही विजिट किया जाए। तो हम लोगों ने नाइट में आकर के यहाँ देखा, यहाँ तो बहुत अच्छा बना है नाइट शेल्टर। बहुत, हमको तो लगता है इस क्षेत्र में ऐसा नाइट शेल्टर नहीं होगा और कहीं। और रूम सब भी बहुत अच्छा, एकदम नीट एंड क्लीन है। लेकिन यहाँ पर जो हमने देखा, कुछ प्रचार प्रसार की हमको कमी लगी। और जो यहाँ लोग रह रहे हैं, पेशेंट के अटेंडेंट नहीं बल्कि जो काम करते हैं यहाँ पे,
उसका परिवार रहता है यहाँ पे और उसके लोग रहते हैं अभी यहाँ पे। तो हमें लगता है कि प्रचार प्रसार में कमी के कारण जिसको कि दबाया जा रहा है इस नाइट शेल्टर को, कि ताकि कि पेशेंट का आदमी यहाँ पर कम पहुँचे और हमारा आदमी, हम चाहेंगे कि ये व्यवस्था खुद से करे वो अपना रहने के लिए, और इसको पूरी तरह से पेशेंट के अटेंडेंट के लिए रखें। आपका जो स्मार्ट सिटी का डिस्प्ले बोर्ड है उसमें मैं चाहूँगी कि इतना डिस्प्ले होना चाहिए कि आम जन तक ये पहुँचे कि यहाँ पर नाइट शेल्टर है, आप चादर बिछा के रोड पर ना रहें और आपके लिए बहुत अच्छी सुविधा दी गई है, आप यहाँ आकर के रहें। और मैं चाहूँगी कि जो भी यहाँ अभी रह रहे हैं वो तत्काल यहाँ से छोड़ दें और अपना जगह ढूंढ लें, और ये जो यहाँ जो रहते हैं यहाँ पे नाइट शेल्टर के लिए जो हकदार हैं उसको ये जगह मिले। तो मैं पूरी तरह से समझ रही हूँ कि ये जो अभी यहाँ पे हमने देखा इसमें तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, लेकिन हमें लगता है कि जो ये हम आए हैं यहाँ निरीक्षण करने, उसके बाद इसमें सुधार हमको मिलेगा। मैं फिर यहाँ पर आऊँगी और देखूँगी कि यहाँ पर कितना सुधार हो। निरीक्षण करने पर यह पता चला कि जिन लोगों के लिए ये बना है उसको वो सुविधा प्राप्त नहीं है, बल्कि इसका कुछ दूसरे लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये जब संज्ञान में आया है तो हम लोग चाहेंगे कि जो इसका हकदार है जिसको यहाँ मिलना चाहिए, शायद प्रचार प्रसार की कमी रही, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते कि यहाँ इतना अच्छा बना हुआ है, और हम समझते हैं कि पूरे बिहार के लिए एक नमूना होगा, ये एक मिसाल होगा। तो हम लोग पहली दफ़ा यहाँ देखने आए हैं, जो भी देखा है कुछ गड़बड़ियाँ भी हैं, उस गड़बड़ियों को दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे, और जो जिन लोगों को ये सुविधा मिलना चाहिए वो ज़रूर मिले, ये हम लोगों का प्रयास है। प्रसार की बहुत कमी है, उस वजह से जो यहाँ पेशेंट आ रहे हैं मायागंज अस्पताल में, उसके परिजन लोग वहाँ पर खुले आसमान में सो रहे हैं लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट की व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर है। संचालन की जिम्मेदारी जिनको मिली है उनका उत्तरदायित्व है कि वो इसका प्रचार प्रसार व्यापक रूप से करें, ताकि यहाँ पर जो ज़रूरतमंद है वो यहाँ पर आ सकें और इस सुविधा का लाभ ले सकें। मुझे लगता है सूबे का बहुत ही मुझे लगता है सुविधा के ख्याल से सबसे बेहतरीन होगा ये नाइट शेल्टर, लेकिन यहाँ पर ज़रूरतमंद नहीं है, जो गैर ज़रूरतमंद हैं उनकी यहाँ उपस्थिति हमने देखा, तो ये ठीक नहीं है। और इस व्यवस्था को हम लोगों ने सुधार के लिए अल्टीमेटम दिया है कि आप जल्द से जल्द व्यवस्था में सुधार करें, वरना उन पर कार्रवाई के लिए आगे। भागलपुर में बिजली संकट एक बार फिर से गहराता जा रहा है और स्मार्ट मीटर लगने से भागलपुर शहर के शहरवासी त्राहिमाम हो रहे हैं। इस घनघोर बिजली संकट और स्मार्ट मीटर में धांधली को लेकर भागलपुर शहर के कई शिक्षाविद, राजनेता, समाजसेवी, चिकित्सक व युवाओं ने एकत्रित होकर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति भागलपुर के द्वारा संघर्ष अभियान को अमली जामा पहनाया गया है। गौरतलब हो कि बिजली संकट से फिर से भागलपुर शहर अंधेरे का शहर बनता चला जा रहा है, मानो भागलपुर में बिजली आंख मिचौनी का खेल खेल रही हो। वहीं स्मार्ट मीटर की दरें इतनी बढ़ गई है कि गरीब खाने के लिए 2 वक्त का जुगाड़ करें या बिजली बिल का जुगाड़, यह सोचकर ही लोग परेशान हो रहे हैं। इसी बारे में शहरवासियों का गुस्सा आज फूट पड़ा और बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति भागलपुर के द्वारा महाधरना का आयोजन भागलपुर स्टेशन चौक पर किया गया। वहीं बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति भागलपुर के संयोजक प्रकाश चंद्र गुप्ता ने कहा कि घनघोर बिजली संकट के विरोध में और स्मार्ट मीटर में धांधली के विरोध को लेकर धरना का आयोजन किया गया है। बिजली विभाग के उदासीन रवैया के चलते हम लोगों को इस तपती गर्मी में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी मांगे हैं, स्मार्ट मीटर वापस लो और 24 घंटे निर्बाध बिजली दो, अन्यथा यह महाधरना निरंतर जारी रहेगा। वहीं प्रकाश चंद्र गुप्ता ने यह भी कहा कि भागलपुर शहर में ऐसा लगने लगा है कि हम फिर से आदम युग में पहुंच गए हैं। बिजली विभाग के इस उदासीन रवैया से हम लोग काफ़ी आहत हैं। उन्होंने कहा कि जब तक बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो जाती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। महाधरना कार्यक्रम में बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के संयोजक प्रकाश चंद्र गुप्ता के अलावे सभी सदस्य व भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, कमल जायसवाल के अलावे दर्जनों शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। उधर भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि बिजली एक ऐसी चीज है जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। यह एक बेसिक नीड है जिससे हम लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वह बैंक का काम हो, मोबाइल हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, हर क्षेत्र में बिजली की आवश्यकता है। इसलिए इसे सामान्य लोगों को भी ध्यान में रखते हुए दर का निर्धारण करना चाहिए,
जिससे गरीब तबके के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो और इस तपती गर्मी में लोगों को बिजली संकट न हो, इसके लिए पर्याप्त रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। बिजली तो ये बेसिक प्रॉब्लम है और बेसिक नीड है पब्लिक का। ये पब्लिक का हक बनता है कि उसको कैसे 24 घंटे बिजली मिले। अब जब लगी बात स्मार्ट मीटर की तो सरकार ने इसमें भी अपना बिजनेस तलाशा और इसको प्रीपेड बना दिया। ये तो बहुत ही गलत चीज है कि आप आम जनता को, ये मेरी गरीब जनता है जो दिन में धूप में दिन भर खटती है, शाम में जब आराम करने का वक्त आता है तो उसे हवा भी मुहैया नहीं होती है। उसको दिन में भी पसीना बहाना पड़ता है, अपने घर के छत के नीचे भी पसीना बहाना पड़ता है, फिर पूरा सुबह जाना पड़ता है काम पे। तो हम लोगों का ये दायित्व बनता है, आप तक ये हमारा मैसेज पहुंचाना दायित्व बनता है कि आप सुदृढ़ करें उन तक बिजली पहुंचाने का, उन्हें फ्री बिजली मुहैया कराने का। किसी जगह तो फ्री बिजली मुहैया उन सबको मिलता है जिसको नीड नहीं है। यहाँ हमारे पब्लिक को जिनको नीड है उनको तो कम से कम फ्री बिजली मुहैया कराएं। और आप उसमें भी स्मार्ट मीटर और उसमें भी आप बिजनेस तलाश रहे हैं, ये कहाँ की भाई इसमें इंसाफी है। तो मैं चाहूंगी कि इस पर आप ध्यान दें और जितना जल्द से जल्द हो इस व्यवस्था को सुदृढ़ करें। संघर्ष समिति भागलपुर के द्वारा भागलपुर में व्याप्त घनघोर बिजली संकट के विरोध में, स्मार्ट मीटर के विरोध में महाधरना का आयोजन किया गया है। हमारा यह संघर्ष लगातार चल रहा है। भागलपुर शहर आज अंधेरे का शहर बन गया है। रोज ट्रिपिंग होती है, रोज बिजली आती है और जाती है। बिजली लगता है कि आंख मिचौली खेल रही है। भागलपुर को फुल लोड बिजली मिल रही है, लेकिन ये बिजली का सही उपयोग नहीं कर रहा। पूरा शहर अंधेरे में है। लगता है कि पुनः हम आदिम युग में पहुंच गए हैं। अंधेरे का साम्राज्य हो गया। बिजली विभाग लोगों को ठग रहा है। स्मार्ट मीटर के नाम पर, फिक्स चार्ज के नाम पर, डिमांड चार्ज के नाम पर, कैपेसिटर चार्ज के नाम पर। इसलिए हमारा आगाज है कि हम बिजली विभाग के विरुद्ध में ये लगातार धरना प्रदर्शन चलते रहेगा। बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति की तरफ से दिया जा रहा है। यह धरना देने के लिए आज हम सभी साथी विवश हो गए थे। भागलपुर की जो बदहाल स्थिति है बिजली के मामले में, वह लग रहा है कि हम लोग कहीं पाषाण युग में रह रहे हैं आज के समय में भागलपुर में। और बड़े ही शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि कभी जो भागलपुर को उपराजधानी का दर्जा दिया जा रहा था सरकार की तरफ से, वह निकम्मी सरकार बिल्कुल भागलपुर के लोगों को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया है इन्होंने। बिजली की इतनी समस्या है, लोगों को के ऊपर बोझ पे बोझ ये लोग डाले जा रहे हैं। एक समय था जब आपके पास बिजली का बिल 200 रुपये 100 रुपये आता था। आज आपके घर में बिजली का बिल 2000 3000 भी आने लगा है, लेकिन फिर भी आपको मेंटेनेंस के नाम पे, कभी किसी और चीज़ के, देखिए बिजली का एक अलग मामला है। बिजली कहीं ना कहीं आप, मुझे यह लगता है, मैं एक कंज्यूमर हूँ, अगर आप कंज्यूमर के नाते अगर सोचते हैं तो मैं कोई भी चीज़ जब बाज़ार से खरीदता हूँ तो मुझे सुविधा चाहिए। और बिजली के नाम पे आप मुझसे पैसे भी ले रहे हैं और हमें बिजली दे भी नहीं रहे और ना ही कोई सुविधा दे रहे हैं। हाँ, आपने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम चालू किया है, बहुत अच्छा। आपने लूटने का एक नया तरीका ढूंढा है। आखिर क्यों? अगर हम आपको सही समय पे पे कर रहे हैं तो आप हमें उचित बिजली दीजिए। और 24 घंटे भागलपुर को बिजली चाहिए। बिल्कुल इस तरह की शिकायतें आ रही है, और अगर इस तरह की शिकायतें हमारे सामने आती है प्रीपेड मीटर, तो हम लोग बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के सभी साथी मिलकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और मैं बड़ी ही चेतावनी के साथ बड़े लफ्जों में मैं बताना चाहता हूं, अगर भागलपुर में बिजली का सुधार बहुत जल्द नहीं हुआ तो वह एक दिन याद है ना, जब पूरा भागलपुर जल उठा था, पूरे भागलपुर के लोग सड़क पे उतर गए थे। तो मैं यह बड़े ही कड़े शब्दों में और चेतावनी के साथ यहाँ की सरकार को बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द भागलपुर के बिजली में सुधार किया जाए। स्मार्ट मीटर को बिल्कुल अविलंब हटाया जाए, क्योंकि यह कहीं से भी उचित मानकों पर खड़ा नहीं उतर रहा है। के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर 1999 की शॉपिंग पर पाए सिर्फ 49 रुपये में जिम बैग, 3000 की शॉपिंग पर 500 का गिफ्ट वाचर, 6999 की शॉपिंग पर 1000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी, 11999 की शॉपिंग पर 2000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी। यहाँ आपको स्पाइकर की शर्ट,
जीन्स टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए इस पैकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें इस पैकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। लगन के इस मौसम में डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर, बाय 2 गेट 4। सिंगल पीस की खरीदारी पर पूरे 50% की छूट। एक साथ 3 गारमेंट्स की खरीद पर पूरे 55% की छूट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, इस पैकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर में स्मार्ट सिटी के तहत सैंडिस कंपाउंड मैदान में बने स्विमिंग पूल में बीते दिनों मोहम्मद शकील के 21 वर्षीय पुत्र मोहम्मद सारिक नहाने के दौरान डूब गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। डूबने के समय स्विमिंग पूल के पास न तो कोई ट्रेनर था, न ही कोई देखरेख करने वाला। 21 वर्षीय पुत्र को खोने के बाद मोहम्मद शकील का रो रो कर बुरा हाल है। आज मोहम्मद सारिक के पिता मोहम्मद शकील से मिलने भागलपुर विधायक अजीत शर्मा उनके घर पहुंचे और उन्हें ढांढस बंधाया। वहीं भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि यह स्विमिंग पूल जब ओलंपिक के पैमाने पर बना है तो इसमें नए बच्चों को जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह पूर्ण रूपेण स्विमिंग पूल वालों की गलती है। इस पर उच्च स्तरीय जांच बैठाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत बने स्विमिंग पूल में जब वहां कुछ बच्चे नहा रहे थे तो वहां पर प्रशिक्षक और गार्ड का रहना अत्यावश्यक था। अगर प्रशिक्षक और गार्ड रहते तो शायद यह घटना नहीं होती। वहीं मोहम्मद सारिक के पिता मोहम्मद शकील ने बताया कि वहां की व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं जब मायागंज पहुंचा तब मेरा बेटा दम तोड़ चुका था। उसके बाद स्मार्ट सिटी के कुछ लोगों ने हमें डराने धमकाने की भी कोशिश की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी कमजोर कर दिया। वहीं उनके पिता रोते बिलखते विधायक से अनुरोध करते दिखे। उनका कहना था कि मुझे इंसाफ चाहिए और दोषियों पर हर हाल में कार्रवाई हो। और आश्चर्य कि ये स्विमिंग पूल स्मार्ट सिटी के द्वारा बनाया गया और जैसा लोग बता रहे हैं कि मैं जो जानकारी लिया है कि वो नगर निगम को हैंडओवर कर दिया गया है। लेकिन नगर निगम का काम है, वहाँ के नगर आयुक्त हैं, जो प्रशासन के पदाधिकारियों का काम है स्विमिंग पूल पे वहाँ पे गार्ड रखना, ट्रेनर रखना, ताकि कोई अगर बच्चा उसमें जाए उसको बताना कितने घंटे जाना है, दूरी जाना है, नहीं जाना है, क्योंकि वो वहाँ सेंटर में 8 फीट से ऊपर की पानी का वहाँ रहता है। इसलिए निश्चित तौर पर ये वहाँ के पदाधिकारी जो नगर निगम को अनदेखी की गई है स्विमिंग पूल का, जिसके चलते ये मौत हुई है। मैं तो आग्रह करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि उस पर जो भी पदाधिकारी इसको ध्यान नहीं दिए हैं, वहाँ ट्रेनर नहीं रखे, वहाँ व्यक्ति नहीं रखे और स्विमिंग पूल में ऐसे ही कोई जा रहा है, मौत हो रही है, निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आपदा, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, मुआवजा तो बहुत छोटी चीज़ है, वो आपदा से जो मुआवजा मिलना है इनके परिवार को मिलेगा, लेकिन बच्चा तो वापस नहीं आएगा। इसलिए जो आगे फिर से गलती ना हो तो जो पदाधिकारी उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई ऐसी हो कि भविष्य में कोई गलती वो न कर सके। जी, मैं शकील अंसारी, हमारा बेटा मोहम्मद सारिक अंसारी जुमा के दिन 2 बजे यहाँ से स्विमिंग पूल में गया था घूमने के लिए।
वहाँ पे टिकट कटा के एंट्री करके 6-7 लड़का गया था, जिसमें के 1550 रुपये का टिकट भी कटाया था। वो वहाँ पे कोई व्यवस्था ना था, ना कोई ट्रेनर था, ना कोई सिखाने वाला था। गया नदी में हेलने के लिए स्विमिंग पूल में, तो वो उसमें डूबने लगा तो उसका दोस्त लोग बहुत बुहार लगाया उसका गार्ड लोग को कि इसको बचाया जाए, तो वो मजाक बना लिया। बहुत कोशिश किया ये लोग, तो कोई तीसरा लड़का उसमें डूब के उसको भी हिलने नहीं आता था, तो वो किसी तरीके से वो भी डूबने लगा। तो दूसरा लड़का फिर कूदा, वो निकाला हमारे बच्चे को, वो हमारे बच्चे को बाहर कर दिया, स्विमिंग पूल से गेट के उस पार कर दिया, और उनका कुछ भी नहीं सुना। उस समय संजीव और भी 4 आदमी वहाँ पे जो उनका इंचार्ज है, वो लोग वहीं पर उस समय टहल बुल रहा था। कोई डायरेक्टर आया था, वो लोग कोई एक्शन नहीं लिया, न वो लोग के मायागंज हॉस्पिटल आया। हमको जब पता चला किसी के द्वारे कि आपका बच्चे के साथ ऐसा हादसा हो गया है, जब हम मायागंज हॉस्पिटल गए, तो मायागंज हॉस्पिटल जब हम जाते हैं तो देखते हैं हमारा बच्चा का डेड बॉडी बाहर में रखा हुआ है। तो हम बहुत रोने पीटने लगे। तो वहाँ पे बरारी थाना आया और तिलका मांझी थाना आया, हमको वो अपने स्तर से समझाने लगा। वो फिर 1 घंटा वो लोग रहा। उनके बाद 8-9 आदमी वो लोग बुलोरो लगा के किनारे में हमको प्रताड़ित करने का बहुत काम किया। हमको किनारे में बुलाता था। कभी कौन था वो उसी स्विमिंग पूल वाले का कोई इंचार्ज वगैरह था, उनका नाम तो हम नहीं बता सकते हैं। 4 नाम पर हम FIR किया है, जो FIR को हमारा कमज़ोर कर दिया। हमारा इंजरी रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, और तिलका मांझी थाना में जो हम केस दायर किए, जिस हाल में हमारा बच्चा का वहाँ पर हत्या किया गया या हत्या हो गया, उसका ज़िम्मेदार स्विमिंग पूल वाला है, ना कि उसका वहाँ पर कोई व्यवस्था है, और ना उस पुल का कोई तरह का पक्की कागज़ है। अवैध रूप से चला रहा है वो, उस पर कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। आज विधायक जी आए मिलने, क्या चाहते हैं? विधायक जी से हम विनती करके बोल रहे हैं कि हमारा विधायक जी जो हम पर दया दृष्टि कर सके, हमको इंसाफ दिलाने में जो इनसे हो सके वो हमको इंसाफ दिलावे, ताकि आने वाला दिन कोई फिर दूसरा बच्चा, कोई बाप माँ नावारिस ना हो। हमारा बच्चा जैसे चला गया उस पीड़ित में, वो दूसरा बच्चा उसके शिकार ना हो। बिहार में 23 जून को विपक्षी एकता की पहली बैठक होनी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता मुहिम के मुखिया हैं। इसको लेकर लगातार महागठबंधन के नेता भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एक साथ आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। अजीत शर्मा ने कहा है कि देश भर में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, महंगाई चरम पर है, केंद्र सरकार जाति धर्म को बांटकर वोट लेना चाहती है। विपक्षियों को एकजुट होना चाहिए ताकि देश और लोकतंत्र को बचाया जा सके। हम चाहेंगे कि बैठक सफल हो और भाजपा को 2024 में हर हाल में उखाड़ फेंके। देखिए, ये रीजनल पार्टियों की बैठक है पूरे देश में, जो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान खतरे में पड़ गया है, महंगाई आकाश छू रहा है, युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जाति संप्रदाय के लोगों के बीच तनाव पैदा करके देश को बांटने का काम कर रही है। निश्चित तौर पर क्षेत्रीय रीजनल पार्टियां सब लोग एकजुट हो रही हैं ताकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उखाड़ फेंका जाए। उसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी की अगवानी में सब लोग से मिले हैं पूरे देश में हर जगह, और सब लोग बिहार आ रहे हैं। हमारे कांग्रेस से भी लोग आएंगे। लेकिन जहां तक सवाल है कि अब राहुल गांधी जी बहुत बड़े हमारे नेता हैं, हमारे सर्वोपरि नेता हैं, वो आएंगे कि नहीं आएंगे मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है। लेकिन बैठक में कांग्रेस की भागीदारी होगी, ये मैं भी समझता हूं, चूंकि हम लोग को भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। वो आएंगे कि नहीं आएंगे ये आदरणीय राहुल गांधी जी बता सकते हैं, इस पर मैं कोई बयान नहीं। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड क्षेत्र के बाखरपुर पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 10 के रहने वाले संजीव कुमार गुप्ता की गाय ने एक अद्भुत बाछी को जन्म दिया है, जो महज 16 महीनों के बाद दूध देने लगी है। जबकि बाछी ने न तो गर्भधारण किया है और न ही किसी बछड़े को जन्म दिया है। बाछी के मालिक ने बताया कि 16 महीने के होने पर बाछी ने अचानक थन छोड़ना शुरू कर दिया। फिर एक दिन अचानक गाय के थन से दूध निकलने लगा, जिसके दूहने से गाय ने लगभग 2 किलो दूध दिया। इसके बाद से लगातार करीब 6 महीने से बाछी लगातार दूध दे रही है। इस तरह की विलक्षण गाय की चर्चा सुनकर गांव व आसपास के लोग गाय को देखने आ रहे हैं।
लोगों द्वारा गाय को कामधेनु की संज्ञा देकर उसकी पूजा अर्चना भी की जा रही है। क्या कह रहे हैं? ये गाय का कई लोग आए 5 लाख 6 लाख रुपया दे रहे हैं, लेकिन किसी को दे नहीं रहे हैं। शौक से पोस रहे हैं इसको दरवाजे पर। क्या सोच के पोस रहे हैं? यही सोच के पोस रहे हैं ना कि ढेर लोग बोलता है ना कि ये सब लक्ष्मी बहुत भाग्य से दरवाजे पर आती है, इसको बेचना नहीं, अपने दरवाजे पर रखो, इसका दूध का पूजा करो और लोग आएंगे देखेंगे पूजा पाठ करेंगे। इसी वजह से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नाथूराम गोडसे को देश का सपूत बताकर बिहार की राजनीति में अलग तान छेड़ दी है और इस पर अब सियासत भी काफी तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि गोडसे गांधी जी का हत्यारा है, यह बात पूरा देश जानता है। भारतवर्ष को आजाद करने में उनकी क्या भूमिका थी, इस बात से भी लोग वाकिफ हैं। कांग्रेस के लोगों ने कुर्बानियां दी है। गोडसे अंग्रेजों का दलाल था और गिरिराज सिंह इसी तरह से कोई भी बयान देकर चुनावी फायदा लेना चाहते हैं। वो तो कुछ भी बोलते हैं। पूरा देश की जनता जानती है गॉडसे जो था वो गांधी जी का हत्यारा है। वो अंग्रेजों से माफी मांगे थे। वो क्या भारतवर्ष को आजाद करा उनकी कोई भूमिका रही है क्या? हमारे लोग, कांग्रेस के लोग जेल रहे हैं, भारतवर्ष को आजाद करवाने में कुर्बानियां दी हैं और गॉडसे की बात करते हैं। वो देश का सपूत है। वह तो बिल्कुल देश के हित में नहीं है। वो तो अंग्रेजों के दलाल रहे, गांधी जी के हत्यारे हैं। और गिरिराज जी इस तरह बोलते हैं, उनको लगता है इतिहास पता नहीं है। कम से कम इतिहास तो जान लें। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण कक्ष के पहले ग्रिल को लगाकर रखा जाता है और छात्रों को भेड़ बकरियों की तरह उनसे बिहेव किया जाता है। एक तरफ जहां छात्र दूर दूर से परीक्षा के तहत एडमिट कार्ड व अन्य कागजातों को लेने या फिर मूल प्रमाण पत्र लेने के लिए वहां पहुंचते हैं, वहीं उन्हें गार्ड के द्वारा बाहर ही खड़ा रखा जाता है, मानो छात्र ने इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई करके कोई अपराध कर दिया हो। वहीं दूसरी ओर गार्ड से एक कर्मचारी का काम लिया जाता है। गार्ड ही छात्रों से कागजात लेते हैं और कार्यालय तक उसे पहुंचाते हैं और कार्यालय से उनके कागजातों को छात्र तक फिर पहुंचाना भी उनकी जिम्मेवारी होती है। आखिर अपनी परेशानी परीक्षा नियंत्रक से छात्र मिलेंगे नहीं तो बताएंगे किसे? यह कैसा विश्वविद्यालय का तालिबानी फरमान है? जब गार्ड से पूछा जाता है तो उनका कहना होता है, मुझे अंदर किसी भी छात्र को नहीं जाने देने की बात कही गई है। ऊपर से ही आदेश है कि कोई अंदर नहीं जाएगा। इसको लेकर आज विश्वविद्यालय के कई छात्र संगठनों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में ताला भी जड़ दिया है। वहीं प्रदर्शन के दौरान ओम भास्कर, रोशन सिंह के अलावे कई छात्र नेता व दर्जनों प्रदर्शनकारी मौजूद थे। विश्वविद्यालय के द्वारा तालिबानी फरमान जारी किया गया है कि परीक्षा विभाग में कोई काम छात्रों का नहीं सुना जाएगा, नहीं किया जाएगा। इसके द्वारा आज विश्वविद्यालय में तालाबंदी किया गया है। क्या कारण क्या है? क्यों बंद किया गया? कारण यह है कि विश्वविद्यालय को लगता है कि हमारा कॉम्पिटिशन काम बहुत ज्यादा हो रहा है और इस कारण से परीक्षा जो छात्र है बाधा बनेंगे। हम कह रहे हैं कि आम छात्र हैं, अगर परीक्षा से मिलेंगे तो इसमें कॉम्पिटिशन क्या है? आम छात्र का रिजल्ट गड़बड़ी होगा तो इसमें कॉम्पिटिशन क्या है? आम छात्र को मूल प्रमाण पत्र बनाना तो इसमें कॉम्पिटिशन क्या है? यह विश्वविद्यालय सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए वो गेट बंद किया गया है ताकि वहाँ पे भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं बरगद का पेड़ उपजे। लगभग 2-3 सप्ताह से देखते हैं कि रोज गेट बंद होता है। गेट बंद रहता है जिससे कारण छात्र मूल प्रमाण पत्र माइग्रेशन के लिए आते हैं, चक्कर काटते हैं, रोज घर चल जाते हैं, कोई काम नहीं होता है और किसी छात्र को परीक्षा विभाग में एंट्री नहीं है। सभी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इसलिए हम लोग आज विश्वविद्यालय का मेन गेट बंद कराए हैं। वहाँ जितना भी गार्ड है सब छात्रों से दुर्व्यवहार करते हैं, गेट खोलते ही नहीं है, किसी को एंट्री नहीं है। इसलिए हम लोग गेट बंद करके रखे हैं कि जब तक परीक्षा विभाग का मेन गेट नहीं खुलेगा, जो छात्रों का डिग्री सेक्शन है, मूल प्रमाण पत्र वाला सेक्शन, वो सब में छात्रों का जाने का एंट्री ही नहीं है, तो विश्वविद्यालय किस लिए खोल के रखें? विश्वविद्यालय को बंद करके रखेंगे हम लोग जब तक परीक्षा विभाग का गेट बंद। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के तहत सभी एफिलिएटेड कॉलेजों के शिक्षक व कर्मी आज लगातार अपनी मांगों को लेकर चौथे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब 3 महीने पहले अनुदान की राशि आ गई है तो किस आधार पर कुलपति इसे अपने पास रोके हुए हैं। अगर किसी भी तरह का फॉर्म भरना है तो उसे विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द भराकर राशि सबों को वितरित कर दे, लेकिन कुलपति का अलग ही तालिबानी फरमान रहता है, जिससे हम सभी शिक्षक काफ़ी नाराज हैं और हम लोगों ने आंदोलन का रुख अख्तियार किया है।
प्रदर्शनकारी शिक्षकों व कर्मियों ने कहा कि जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती, हमें अनुदान की राशि जल्द से जल्द नहीं मिल जाती है, तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सभी एफिलिएटेड कॉलेजों के शिक्षक व कर्मी मौजूद थे और कुलपति के खिलाफ जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन भी वो करते दिखे। और हमारे जो है DSW डॉक्टर जोगेंद्र महतो जी और डीन हमारे जूलॉजी विभाग के PG ओल्ड PG के साइंस डीन डॉक्टर अशोक ठाकुर जी आए और उन लोगों ने कहा कि आप लोग जो है 3 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, कुलपति महोदय से बात करिए। कुलपति महोदय से उन्होंने दूरभाष पर ही बात करवाया। कुलपति महोदय को मैंने स्पष्ट कहा कि 3 महीना हो चला है कुलपति महोदय, हम लोग आज तीसरा दिन धरना पर बैठे हुए हैं इस गर्मी में। हम लोगों का जो सरकार का जो नियमानुसार निर्देश आया है उसके अनुसार उस चिट्ठी को लगा करके 15 दिन में जो भेजना था, अभी भी आप हम लोग यही धरना के माध्यम से और आपके माध्यम से चाहता हूं कि उस चिट्ठी को लगा करके सारे 21 एफिलिएटेड कॉलेज का जो अनुदान आया है 21,46,08,00,000 रुपये उसको भेज दिया जाए। इसमें कोई परफर्मा, कोई नियम, कहीं से भी बाहर से कोई नियम थोपने की जरूरत नहीं। भागलपुर जिले के गोपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत 208 गर्भवती महिलाओं का अलग अलग तरह का जांच किया गया, जिसमें 3 महिलाओं के शरीर में मात्र 7 ग्राम ही ब्लड की मात्रा पाई गई है, जिसको पर्याप्त मात्रा में दवाई देते हुए 21 जून को पुनः आने की सलाह दी गई है। वहीं वहां मौजूद आशा वर्कर का कहना था कि हम लोग बड़ी मशक्कत से मरीजों को यहां लाते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए ही बैठने की समुचित व्यवस्था तक नहीं है। हम लोगों को इस तपती गर्मी में बैठना पड़ता है। यहां तक कि जो कुर्सी भी रहती है वह भी हॉस्पिटल का काफी गंदा ही रहता है। यहां शुद्ध पीने का पानी तक मयस्सर नहीं है और नाश्ते की तो बात ही छोड़िए। हम लोग सुबह से ही शाम तक मरीजों के साथ रहते हैं। मरीजों से जब बात की गई तो मरीजों के द्वारा बताया गया कि जांच हुई है और नाश्ते में 2 मिठाई, 1 भुजिया और 1 बिस्कुट का पैकेट मिला है और पानी तो पीने के योग्य भी नहीं है। जब इन सारी बात की जानकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधक आशीष कुमार से ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि 208 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई है, जिसमें 150 गर्भवती महिलाओं को ड्राई फ्रूट्स व अन्य महिलाओं को स्थानीय उपलब्ध सामग्री नाश्ते के रूप में दी गई है। जहां तक शुद्ध पानी की बात है तो उसके लिए बगल में ही हाल के दिनों में चापाकल लगाया गया है। फूल उड़ता है, हम लोग बैठ के फाँक रहे हैं, चुपचाप ही हवा में बैठे हुए हैं सुखा सुखी। कब से आप लोग आए हुए हैं? 9 बजे आ गए हैं। क्या दिक्कत हुआ आप लोगों को? दिक्कत है, हम लोग के बैठने का व्यवस्था नहीं है, हम लोग के लिए अच्छा पक्की नहीं है, कुर्सी नहीं है, ये यही धूल है, बैठल रहेंगे, यही ताकते रहेंगे भूखे प्यासे। कब आए हैं आप लोग? कब आए हैं? अभी आए थे। पानी का व्यवस्था था? पानी पीने योग्य व्यवस्था था? समस्या क्या बताएं? समस्या यही है, पेशेंट गर्भवती महिला पीछे हम लोग दौड़ते रहते हैं, उन लोग को नाश्ता मिलता है, हम लोग दिन भर धूप में प्यासे घूमते रहते हैं। आप लोगों को कुछ मिला नहीं है? कुछ नहीं, पानी वगैरह? कुछ नहीं। तो क्या और क्या दिक्कत है, समस्या? क्या नाम हुआ आपका? मेरा शिकायत।